A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in the last class we have discussed about the topic that is equilibrium level of employment. So in this we have discussed the three possibilities of the employment level, in which firstly we have discussed about the full employment equilibrium. Second, we have discussed the over full employment equilibrium, and third one we have discussed about the under full employment equilibrium. Okay, so we have completed till this topic. In today's class we are going to start with the next topic of your chapter 8, income determination and the multiplier, that is schools of thought, classical and Keynesian. Next we will discuss about the meaning of the investment multiplier. So here you can see that we have to discuss about the topic that is multiplier. Okay, so in this we are going to discuss about the firstly we will discuss two schools of thought that we have already discussed in the last chapter. I think in chapter 1 and after that topic we will continue or start the topic that is multiplier. So let's get started. Topic is here, that is two schools of thought. Schools of thought. Schools of thought. ठीक है, ये हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है कि टू स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब है कि थॉट क्या है, वो हम लोग इकोनॉमिक्स के अलग अलग थॉट हैं. वो किसी सिचुएशन को कुछ कहते हैं, वो किसी सिचुएशन को क्या करते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, इसकी जगह पे ये होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें हम लोग को दो थॉट पढ़ना है, दैट इज क्लासिकल एंड कीन्सियन. कीन्सियन की आप इतने दिन से थ्योरी की पढ़ी गए हो, जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, ADAS पढ़ा, यही सारे कंसेप्ट हैं. तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दैट इज क्लासिकल थॉट. डिफरेंस के साथ ही पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एक बार पढ़ भी चुके हैं, बस एक बार इसको रिवाइज करना है. क्लासिकल एंड कीन्सियन. ठीक है, तो कहता है कि द क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. वो कहते थे क्लासिकल कहते थे कि इकोनॉमी में हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी. तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी में रहेगी, जिसका क्या मतलब होगा, दैट इज AD क्या होगा, AS के इक्वल होगा. एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज बी इक्वल टू दी एग्रीगेट सप्लाई. यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हम लोगों ने यही देखी है, वो सिचुएशन जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है. क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स थे, जो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, वो कहते थे कि हमेशा इकोनॉमी में क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है. फिर द इकोनॉमी इज़ ऑलवेज एट द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ द टू अजम्पशन के बेस्ड पे इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे होती है. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. एक ये जो टर्म है, एक इकोनॉमिक्स थे दैट हिज नेम इज़ JB सेठ. वो कहते थे, उनकी एक स्टेटमेंट था कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, कि जो सप्लाई होती है वही डिमांड को क्रिएट करती है. बट कुछ वो आए, वो कहे डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, डिमांड ही क्रिएट करती है सप्लाई. तो ये कहते थे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का मतलब ये हो गया कि सप्लाई ही क्रिएट करती है उसकी डिमांड को. अगर सप्लाई होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली हो जाएगी. अगर कंज्यूमर्स को डिफरेंट गुड्स मिलेंगे, इकॉनमी में दिखेंगे, तो वो लोग ऑटोमेटिकली गुड्स की डिमांड करेंगे. एंड वेज रेट एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर फ्लेक्सिबल. और जो भी वेज रेट है और जो प्राइस है कमोडिटी की, वो क्या होगी, फ्लेक्सिबल होती है. सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स. वही कीन्शियन थियोरी क्या कहती है, कीन्शियन थ्योरी बिलीव दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ एन आइडियल सिचुएशन. हम लोग ने पढ़ लिया था ना, फुल एम्प्लॉयमेंट कीन्स के अकॉर्डिंग देखा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, बट नॉट ऑलवेज. समटाइम्स AD बिकम्स मोर देन द AS एंड समटाइम्स AD बिकम्स लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, तो कीन्शियन बिलीव क्या करते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन लेके चल रहे हैं. हम लोग एक आइडियल मान रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी, बट इकॉनमी कैन बी इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम इवन एट द लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बट इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे हो सकती है, बट या तो मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकती है, या तो लेस देन एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, जहाँ पे हम लोग AD इज़ ग्रेटर देन AS पढ़े थे एंड AD इज़ लेस देन दी एग्रीगेट सप्लाई पढ़े थे। सो द इकॉनमी मे नॉट ऑलवेज बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इकॉनमी हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे नहीं होगी अकॉर्डिंग टू कीनशियन। ठीक है, वो कहते थे इकॉनमी हमेशा नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। उन्होंने ये बोला कि जो डिमांड होती है वो सप्लाई को क्रिएट करती है। जब डिमांड अब सप्लाई को क्रिएट करेगी तो उससे क्या होगा? डिमांड ज़्यादा हो जाएगी एज़ कंपेरिजन टू दी सप्लाई। फिर वेज रेट एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़ आर फिक्स्ड। जो भी वेज रेट है और जो भी प्राइस है कमोडिटी की वो क्या है? फिक्स्ड। ठीक है, ये कीनशियन के अकॉर्डिंग था। तो ये कहते थे कीनशियन के अकॉर्डिंग क्या था कि इकॉनमी तीनों सिचुएशन में हो सकती है। AD इज इक्वल टू AS हो सकता है, AD इज ग्रेटर देन AS हो सकता है एंड AD इज लेस देन AS हो सकता है। सो तीनों ही सिचुएशन क्या होगी इकॉनमी में फाइंड आउट होती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग था? कीनशियन के अकॉर्डिंग था। फिर कहते थे क्लासिकल, बिकॉज देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर। कि हमेशा ही जब इकॉनमी में इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उस केस में इकॉनमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं हो रहा है। सो नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि और देखिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन कब करेगी? इंटरवेंशन तब करेगी जब इकॉनमी में कोई प्रॉपर चीज़ें अच्छे से चल नहीं रही है, स्टेबिलिटी नहीं हो रही है। जब यहाँ पे ऑलरेडी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो क्या ज़रूरत है इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट? तो नॉर्मली इकॉनमी क्या है उसी सेम पेस पे वो चल रही है। ठीक है, फिर कीनशियन के अकॉर्डिंग क्या है? कीनशियन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डज इंटरफेयर वेदर देयर इज एक्सेस डिमांड और दी डेफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा। इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट कब करेगी? इंटरवेंशन गवर्नमेंट व्हेन देयर इज AD इज ग्रेटर देन AS और AD इज लेस देन AS। अगर इकॉनमी में दोनों सिचुएशन फाइंड आउट हो रही है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जा रही है सप्लाई की और जहाँ पे डिमांड कम हो जा रही है सप्लाई के, उस केस में क्या होगा कि इंटरवेंशन गवर्नमेंट का होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द थ्योरी यही अज्यूम करती है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कीनशियन में कहती है डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। यहाँ पे ये कहते हैं कि वेज रेट और जो प्राइस है कमोडिटी की वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। वेज रेट, जो वेज दिया जाएगा उसका रेट क्या है वो भी फ्लेक्सिबल है और कमोडिटी की प्राइस भी फ्लेक्सिबल है। बट कीनशियन कहते हैं कि वेज रेट और जो प्राइस है कमोडिटी की वो क्या है? फिक्स्ड। ठीक है, लास्ट जो है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक विथ रिस्पेक्ट टू दी प्राइस। मतलब कि ये कहते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या है आपका? परफेक्टली इनइलास्टिक है, दैट इज क्वांटिटी एंड दी प्राइस। इसका क्या मतलब हो गया कि प्राइस में चाहे जितने भी चेंज आए, प्राइस में चाहे प्राइस OP प्राइस है OP1 हो, P2 हो, P3 हो, P4 हो, बट हमेशा ही सप्लाई ऑफ द कमोडिटी क्या होगी? वो सेम होगी, क्योंकि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई ही यहाँ पे इसकी डिमांड को क्रिएट करी है और ऑलरेडी इकॉनमी में क्या है? परफेक्टली, और ऑलरेडी इकॉनमी में क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है नहीं। तो अब ये पूरा किसके हाथ में है? ये सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो चाहे जितनी भी प्राइस को लगाएं कमोडिटी को सोल्ड करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है नहीं। दे ऑल आर फ्री टू प्रोड्यूस, और वो जितनी भी प्राइस को अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इसीलिए इसमें एक लाइन थी ना, वेज रेट एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। प्राइस क्या होती है यहाँ पे? फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए चाहे जितना भी प्राइस को लगा सकता है। इसीलिए प्राइस चेंज हो रही है बट क्वांटिटी क्या है? वो सेम। इसमें कह रहा है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब इसमें कह रहा है कि शुरू में जो कर्व है, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, वो शुरू में क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि प्राइस इज डिटरमाइंड बाय दी गवर्नमेंट। यहाँ पे इंटरवेंशन क्या किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा, और उसी प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी क्या होगी? प्रोड्यूस होंगी। सो
फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज तब तक जहाँ तक फुल एम्प्लॉयमेंट हम लोग अचीव नहीं कर लेते हैं, मतलब कि जब तक AD इज इक्वल टू AS नहीं हो जाता है, ठीक है, एंड आफ्टर बिकम्स इंडिपेंडेंट। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक होगा टिल फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जब तक पूरे एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज का फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो जाता, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स द परफेक्टली इनइलास्टिक। समझिएगा बेसिक डिफरेंस। इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि ये तब तक रहेगा जब तक कि हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, तब तक हमेशा सेम प्राइस रहेगी और क्वांटिटी में चेंज होगा। जैसे ही हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पर आ गए, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मतलब जैसे ही हमारा डिमांड सप्लाई के इक्वल हो गया, उसके बाद ये लाइन क्या हो जाएगी, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मिल जाएगी, देन दिस कर्व बिकम्स परफेक्टली इनइलास्टिक, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड द कीन्शियन थॉट। यही बेसिक डिफरेंस है क्लासिकल और कीन्शियन थॉट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि अब क्या है, इस पे इसके बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे। इसी चैप्टर्स में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या है, दैट टॉपिक इज हियर, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो व्हाट इज मल्टीप्लायर? सो पुट डाउन दी हेडिंग दैट इज मल्टीप्लायर। सो मल्टीप्लायर को एक कंसेप्ट आप लोग ने चैप्टर बैंकिंग में भी पढ़ा था, कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन में एक टर्म था मनी मल्टीप्लायर ना। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या था कि कितने टाइम्स मनी क्या हो रही है, मल्टीपल हो रही है, कि कितने टाइम्स क्रेडिट का क्रिएशन हो रहा है, वो था मनी मल्टीप्लायर। यहाँ पे वो जो टर्म है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि यहाँ पे हम लोग इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच का क्या करेंगे, रिलेशन करेंगे, ठीक है। टॉपिक इज हियर, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ओके। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है? मल्टीप्लायर सिंपली कहता है कि रेशियो ऑफ द चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं, जिससे हमारी कितनी मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज हो रही है। देखिए, अभी अगर कोई भी प्रोड्यूसर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि अगर उन्होंने 200 रुपीज़ लगाया है, अगर उन्होंने 500 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है तो इन रिटर्न उनको 200 मिले, कोई नहीं। क्योंकि सब लोग क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में जब हम लोग बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है 500, 1000, 20 लाख, 50 लाख, वो उसके कुछ मल्टीपल टाइम्स इनकम को एक्सपेक्ट करता है कि उस मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज़ होगी। तो कितने मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज़ हुई, उसी को कहते हैं मल्टीप्लायर, ठीक है। अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपीज़, सुनेगा, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया 100 रुपीज़ का। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो इनकम है वो 500 इंक्रीज़ हुई, तो कितने मल्टीपल टाइम्स हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इसमें देखो यही कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ द रेशियो ratio of change in income of change in income to initial change in investment, ठीक है। ये किसके बीच का रेशियो है? ये रेशियो है कि आपका किसके बीच का, कि रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम, की इनकम को कितना चेंज टू इनिशियल
इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग ने इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके कितने मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सो मल्टीप्लायर गिव्स रिलेशन बिटवीन द इनकम और द इन्वेस्टमेंट. जो मल्टीप्लायर है वो किसके बीच का इन्वेस्टमेंट किसके बीच का रिलेशन बताता है, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट. सो रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट. तो अगर कितने मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज इन इनकम हो रहा है, मतलब कितने मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, सो विच लीड्स टू हाउ मच टाइम इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम. ठीक है, हम लोग कितना, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे सो वी एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ इंक्रीज इन इनकम ऑल्सो. कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे इनकम भी इंक्रीज करेगी. अगर हम इन्वेस्टमेंट को क्या करें, डिक्रीज करें, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी इनकम भी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने पे इनकम भी हमारी डिक्रीज होगी. ठीक है, तो ये आपका क्या है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. सो इन अदर वर्ड्स, सो चेंज इन इनकम इज अ मल्टीप्लायर ऑफ द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. चेंज इन इनकम क्या है, अगर हमको इनकम निकालना है तो वो किसका मल्टीप्लायर है, वो मल्टीप्लायर है ऑफ द इन्वेस्टमेंट का. इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल टाइम्स, कितना मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज हो रहा है इनकम, यही होता है आपका मल्टीप्लायर. सो मल्टीप्लायर को सिंपली हम लोग रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका कि जो भी आपका मल्टीप्लायर है, इस मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई के. ठीक है, इस के से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. जैसे आगे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको हम लोग मल्टीप्लायर को हर बार मल्टीप्लायर नहीं लिखेंगे, ये शो कर देंगे के का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज द मल्टीप्लायर. सो द फॉर्मूला फॉर द मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज दैट इज के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मल्टीप्लायर. अब यहाँ पे देखें कि हियर के डिनोट्स द मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर, और वी कैन से दैट द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. डेल्टा वाई इज दैट इज चेंज इन इनकम, and delta I is change in investment. ठीक है, सो यहाँ पे के आपको क्या शो कर रहा है, के इज शोइंग हियर दैट इज इट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ये क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है. और y क्या है, डेल्टा वाई डेल्टा समझ जाएगा. डेल्टा क्या शो करता है, चेंज. अगर इनकम 100 है और इनकम इंक्रीज हुई 200, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 माइनस 100, दिस इज दी डेल्टा वाई. कि इन दोनों के जो बीच का चेंज होता है वही डेल्टा शो करता है, दैट इज सी, सॉरी दैट इज चेंज इन इनकम वाई. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिंपली क्या हुआ, मल्टीप्लायर बताता है रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू दी चेंज इन इनिशियली चेंज इन इन्वेस्टमेंट. कि इन्वेस्टमेंट में हम कितना चेंज किए. इन्वेस्टमेंट अगर 100 से 500 इंक्रीज हो रही है तो इनकम में कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, यही मल्टीप्लायर बताता है. सो इट शोज़ द रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड इन्वेस्टमेंट. इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं वाई से और इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं आई से. कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों ही आई है, तो कंफ्यूज नहीं होने का है. इनकम के लिए हम लोग वाई यूज़ करते हैं, वाई डिनोट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं. और इंक्रीज, अगर इनकम इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज करें, सो वी एक्सपेक्ट दैट देयर शुड बी इंक्रीज इन इनकम, एंड व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीजेस, सो देयर इज मोर चांसेस ऑफ द डिक्रीज इन इनकम ऑल्सो. सो मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय द के, कैपिटल के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं.
और k इज इक्वल टू क्या हो गया आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. सो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एमपीसी एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द मल्टीप्लायर, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सॉरी इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है. So relation between multiplier and, क्योंकि देखिए मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच का रिलेशन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं ना कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है. सो मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो दिस इज द योर टॉपिक दैट इज. सो इसमें कह रहा है कि आपको पता है कि मल्टीप्लायर को हम लोग डिनोट करते हैं के से, और एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो इसमें कह रहा है कि इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है, तो हम लोग ने जान लिया है दैट इज के इज इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. अब आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग छोटी सी चीज़ देखेंगे कि हम लोग ने प्रूफ किया था कि सेविंग किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम. याद करिए जब हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे ना इक्विलिब्रियम का, बाय दिस एजी एंड एएस अप्रोच एंड दी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है, तो आपको पता है कि अब क्या होगा कि एस इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू, हाँ वाई इज इक्वल टू क्या होता है सी प्लस एस. ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें अब इनको एकदम जिससे होता है ना मेमोराइज कर लीजिए कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है कंजप्शन प्लस सेविंग. सो व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट एस, सो व्हाट वी हैव टू डू वाई माइनस सी, इनकम माइनस कंजप्शन करेंगे. अगर हम लोग को डेल्टा एस निकालना है तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी करेंगे ना. अब डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी करेंगे, और हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है. सो वी कैन पुट इन द प्लेस ऑफ एस दैट इज आई, वी कैन पुट द आई इन द प्लेस ऑफ एस. सो डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है. सेविंग किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है. ये हम लोग ने किस चैप्टर में पढ़ा है, इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं कैसे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है. अगेन आई एम प्रूविंग दैट हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या कहते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा. जब हमारी डिमांड सप्लाई की इक्वल हो जाती है, दिस इज द सिचुएशन दैट इट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक, एज इज इक्वल टू क्या होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है. ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है. तो सी दोनों और कॉमन होता है, देन आई इज इक्वल टू एस. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली. जब डिसइक्विलिब्रियम होता है तो एस बिकम्स मोर देन द इन्वेस्टमेंट और एस बिकम्स द लेस देन द इन्वेस्टमेंट. सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. और आपको पता है कि y इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू क्या होता है कंजप्शन प्लस सेविंग. इनकम हमें मिलेगी तो हम कंज्यूम करते हैं और उसको सेव करते हैं. अगर हमको निकालना है कि हमने सेविंग कितनी की, तो सेविंग करने के लिए जो भी हमारी इनकम है उसमें से हम कंजप्शन माइनस कर देंगे. सो यू कैन टेक वन एग्जाम्पल फॉर दिस. आप ठीक है एस निकालना है तो y माइनस सी कर देंगे सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एस. और अगर हमको चेंज इन सेविंग निकालना है तो हम क्या करेंगे चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजप्शन. और हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि सेविंग किसके इक्वल होती है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है. तो एक लाइन अगर इसके बीच में लिखना है तो ये भी लिख सकते हो आई इज इक्वल टू वाई माइनस सी. क्यों, क्योंकि एस इज इक्वल टू आई होता है. ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गया
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ क्यों किया है, बिकॉज इन प्लेस ऑफ डेल्टा आई वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस। सो k इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई की जगह हम लोग रख देंगे डेल्टा y माइनस डेल्टा c। अब कह रहा है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द डेल्टा y। जो भी न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, डेल्टा y से डिवाइड करना है। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई डेल्टा y। ठीक है, इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, डेल्टा y से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सो k इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा y, क्योंकि हमें डिवाइड करना है, देन डेल्टा y, देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। हो गया, समझिए ना, समझिए क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले बोला k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई करेंगे हम लोग, ठीक है कर दिए यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। k क्या कह रहा है, k होता है आपका, k का हो गया आपका डेल्टा y, और i की जगह पे हम लोग को पता है इनकम इज इक्वल टू सेविंग, इनकम के सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इन प्लेस ऑफ दैट वी विल पुट दिस वैल्यू डेल्टा y माइनस डेल्टा c। अब कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या करना है, किससे डिवाइड करना है, डेल्टा y से डिवाइड करना है। ठीक है, अब उन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा y, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा y माइनस डेल्टा c डिवाइडेड बाई डेल्टा y। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट होगा आपको पता है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा y करेंगे तो 1 हो गया, है ना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y करेंगे तो 1 हो गया ना, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा y दैट इज़ 1। और एमपीसी का आपको फॉर्मूला जहाँ तक मुझे लगता है आपको याद होना चाहिए, याद होगा भी मे बी, तो एमपीसी इज इक्वल टू क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कि इनकम के कितना चेंज होने में, कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के प्लेस पे हम लोग रख देंगे दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अगर पूछता है कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, सो यू हैव टू डिराइव ऑल दीज थिंग्स, आपको बताना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में है। तो डेल्टा वाई, सो के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एम पी सी होता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और है, उसको भी सुन लीजिए। आपको याद होगा कि एक रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, एडिशन पढ़ रहे थे एम पी सी और एम पी एस और ए पी सी और ए पी एस का रिलेशन पढ़ रहे थे, तो जिसमें देखा था कि ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1 होता है, याद होगा जहाँ तक है, ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1। नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा था एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम पी सी, अगर हमें यहाँ पे एम पी सी कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एम पी एस। ठीक है, यही ना करना पड़ेगा जब हम लोग को एम पी सी कैलकुलेट करना है। अब इस चीज़ का रिलेशन हम लोग देखेंगे कि एम पी सी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एम पी एस कैलकुलेट करना है या एम पी सी, तो 1 माइनस एम पी सी अगर हम लोग करते हैं, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द एम पी एस। 1 माइनस अगर एम पी सी हम लोग कर रहे हैं 1, क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस एम पी सी किसके इक्वल हो गया, एम पी एस के इक्वल। तो जो हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे मल्टीप्लायर और एम पी सी का, दैट 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, तो आपको पता है एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है। सो 1 माइनस एम पी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एम पी एस की। बेसिक डिफरेंस समझिएगा कैसे होगा, क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। सो नीचे आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस एम पी सी दिख रहा है, तो 1 माइनस एम पी सी को हम लोग एम पी एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी
multiplier and the marginal propensity to consume.